नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 वेक्टर इन स्पेस। यूनिट नंबर 14 वेक्टर इन स्पेस। चार शॉट आने हैं आपके इस चैप्टर से। In this unit, we will look into the rectangular coordinates system. Rectangular coordinate systems क्या होता है? जी, ऐसा कार्टेशियन प्लेन जो फॉर्म करता है बाय दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हो, ठीक हो गया। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इन थ्री डायमेंशनल स्पेस एंड एक्सप्लोर द फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग वेक्टर इन स्पेस, we will begin by understanding the dot product, scalar product आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। In space and the vector product of two vectors, learn about their geometric interpretations. Further, we emphasize their practical applications. For example, we will see how these concepts can be used to calculate the area of the triangle and the area of the parallelogram. Finally, we will explore the extensive use of vectors in three-dimensional space, particularly in the physics, where they play an important role in determining the force, velocity, and other essential physical quantities. For example, determining the work done by a constant force when moving an object along a specified vector. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की डेफिनेशन आपने पढ़ी, स्केलर की पढ़ी। देखो ना, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने डायरेक्शन भी डिमांड करती है। In previous classes, we learned about two fundamental quantities, scalar and the vector quantity. A scalar quantity is a quantity that has only magnitude, size such as a mass, time, density, temperature, length, volume, speed, work, etc. On the other hand, a vector is a physical quantity that has both magnitude and direction. For example, displacement, velocity, acceleration, weight, force, momentum, electric and magnetic field, etc. Geometrically, a vector can be represented as a direction line, ऊपर arrow line ड्रा कर दी जाती है as the initial point, B as the terminal point. In two dimension R sphere, a vector has a component that can be represented by a ordered pair x, y of a real number for I vector. यहाँ हमने वेक्टर को मोस्टली आप यहाँ नीचे लाइन लगा लें, यहाँ ऊपर एरो लगा लें, ठीक है। तो ये टू डायमेंशंस के लिए x y, इन वेक्टर के अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाली ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। वेक्टर स्पेस के अंदर हम ये वाली ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है ना। इट इंडिकेट द x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ठीक हो गया। And x and y represent the components of u, addition vectors। दो वेक्टर को जब ऐड किया जाता है, देखो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक u वेक्टर है, x1 y1 उसके कंपोनेंट्स हैं, एक v वेक्टर है, इसके ये हमारे पास x2 y2 कंपोनेंट्स हैं। तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं u प्लस v, ये कुछ रूल्स हैं बेसिक जिनको आपको सीखना होगा। x1 y1 प्लस x2 y2, x कंपोनेंट x में ऐड होता है, y कंपोनेंट y में ऐड होता है। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। एडिशन का रूल है वेक्टर्स के अंदर, x कंपोनेंट x में ऐड होता है और y कंपोनेंट y में ऐड होता है, ये आपने याद रखना।
अब मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये था एडिशन रूल। अब आ जाता है हमारे पास अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, स्केलर कहते हैं कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है किसी भी वेक्टर के साथ, तो वो हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेट्स सपोज a एक स्केलर क्वांटिटी है, a मल्टीप्लाई बाय u किया, a x1 y1, a x1 a y1, ये स्केलर कंपोनेंट दोनों स्केलर क्वांटिटी दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का ये रूल है स्केलर के अंदर, स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो डॉट हो चाहे क्रॉस हो, उसमें स्केलर का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, वो वेक्टर का वेक्टर के साथ नहीं, वो डॉट और क्रॉस का नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अगर दो इक्वल वेक्टर हो, डिफाइन इक्वल वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर कब होंगे, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो वेक्टर तब ही इक्वल कहलाएंगे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। देखो मेरा वो साइज में भी एक जैसे जितनी हो और सिमत भी उन्हों की दोनों की एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये इस तरफ हो जाएगा तो फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, वो हमारे पास एंटी पैरेलल यानी कि पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद टू वेक्टर, आप वही बात आ गई ना आगे पैरेलल वेक्टर की। Two vectors are parallel if they have only non-zero scalar multiple of each other। अगर non-zero scalar each multiple हो गए, अब इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों की डायरेक्शन भी एक जैसी होती है और पैरेलल में दो तरह से होता है। एक आता है हमारे पास ये तरह का पैरेलल, पैरेलल में उनकी मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में एक जैसे ना हो, ठीक है ना। पैरेलल, अब ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, ठीक है ना। अब लेकिन ये अगर इसका साइज इसके बराबर हो जाए तो वो तो इक्वल हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड इतना हो गया, ये इसका समझ ले मैग्नीट्यूड है 2a वेक्टर है, ये है 3b, अब ये इसके पैरेलल है, a इज पैरेलल टू b नॉट इक्वल टू b, a और b दोनों की सिम्बल एक तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। अगर इस तरफ चले जाएगा तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी पैरेलल की टाइप से रहेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये पैरेलल की डेफिनेशन है कि दो वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन 2D के अंदर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर, उस नुक्ते तक, ओरिजिन से उस पॉइंट तक है जहां तक वो वेक्टर की लेंथ है। ओरिजिन से, जैसे एक वेक्टर है ये हमारे पास, यहां तक ये एक वेक्टर है, तो ये ओरिजिन से यहां तक हमारे पास इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। ओरिजिन से भी ड्रा किया जाता है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड, ये लेंथ, मैग्नीट्यूड लेंथ को बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलते हैं ना हम। मैग्नीट्यूड होती है उसका साइज, वेक्टर का साइज, ये वेक्टर है ना, वेक्टर का साइज। अब वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ड्रा किया जाता है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, वो उसकी वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड टू डायमेंशंस के अंदर, टू डायमेंशंस के अंदर, ये टू डायमेंशंस के अंदर हमने लिया था x और y। अब इसका मैग्नीट्यूड, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये आ गया इस u वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है ना। क्योंकि हर वेक्टर का ओरिजिन से वो पॉइंट कोई ना कोई x और y होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये कहा ना, तो पॉइंट x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे वो कुछ डिस्टेंस है, यहां से देखें कुछ डिस्टेंस होगा, यहां से भी कुछ डिस्टेंस होगा,
यहाँ से अगर 4 हो गया तो x 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो गया तो y 3 हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड उसके लिहाज से आ जाएगा। ठीक हो गया ना। फिर 4 का स्केलर, 3 का स्केलर, 5 इसका u वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड ये आता है हमारे पास, डिस्टेंस को बोलते हैं। ये 2 डायमेंशंस का है हमारे पास। अब आ जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। In space, rectangular coordinate system is constructed using three mutually orthogonal perpendicular axes. ये 2 एक्सिस है, ये एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये होता है ये होता है वेक्टर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस में हमने पढ़ी, अब वो कहता है 3 डायमेंशंस के अंदर। 2 डायमेंशंस को क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर प्लेन, और 3 डायमेंशन को स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना। 3 डायमेंशन को हम स्पेस बोलते हैं। अब 3 डायमेंशन इसको 3D बोलते हैं। अब 3D के अंदर अगर u वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, x y z। ठीक हो गया ना। x y एंड z कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। ठीक हो गया ना। इन स्पेस अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द three mutually orthogonal कहते हैं perpendicular axes which have origin as their common point of intersection. When the sketching figure we follow the conventions that the positive x-axis point toward the reader, the positive y-axis to the right, and the positive z-axis point upward. The 3 dimension होता है हमारे पास। These axes are also labeled in the accordance with the right hand rule. अब आपने ये जो सा 3 dimensions को ड्रा कैसे किया जाता है फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। ठीक हो गया। के बाद आता है हमारे पास इसका राइट हैंड रूल, इसको फॉलो किया जाता है। राइट हैंड रूल क्या होता है हमारे पास? जी, ये वाला हमारे पास दैट, ये हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास अगर z वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्सिस और y एक्सिस तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। ये तीनों के तीन अगर मैं इसको सिंपल इस मार्कर के साथ बनाऊं तो ये हमारे पास ऐसे ड्रा होते हैं, ऐसे। ठीक है ना। यस, तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। इस वजह से इसने राइट हैंड रूल से इसे कहा कि राइट हैंड रूल जो है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास इन वेक्टर कंपोनेंट्स को इन स्पेस के अंदर। The finger of the right hand pointing the directions of the x-axis, curl image toward the positive y-axis, ये करना। उसके बाद आता है thumb point indicate the direction of the z-axis, ये z-axis को indicate करता है। ये x, ये y और ये z को indicate करता है। अब point B, देखो मैंने अब आ सकता है define right hand rule in vector space। वेक्टर स्पेस के अंदर right hand rule हम इंडिकेट कर रहा था z एक्सिस को, ये हमारे पास x एक्सिस को, और ये हमारे पास y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब पॉइंट बी, सॉरी, directed distance along x axis, y axis and z axis respectively a b c, then the point p is written with a unique triple of the real number p a b c। जैसे मैंने u वेक्टर लिखा है x y z, उसने कहा अगर x को a रिप्रेजेंट कर रहा हूं और u को b रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तीनों के तीनों a b c हो जाएंगे। ये उनकी मैग्नीट्यूड है, इसका वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास p a b c में आ जाएगी, उनकी मैग्नीट्यूड होगी। कांसेप्ट ऑफ द वेक्टर इन स्पेस, सेट R3, सेट R3, R3 का मतलब है वेक्टर कंपोनेंट इन स्पेस 3 डायमेंशन, R2 होगा इन 2 डायमेंशन। ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास आता है x y z components where x y z belongs to the R is called 3 dimensional space। ये इस called 3 dimensional space की डेफिनेशन होती है। इस called
ये हमारे पास थ्री डायमेंशन स्पेस की डेफिनेशन है, ठीक है ना, वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। इसके बाद आता है थ्री डायमेंशन हो चाहे टू डायमेंशन हो, वेक्टर को दो ही ऐड करने वाले हैं, x कंपोनेंट x में, y कंपोनेंट y में, z कंपोनेंट z में ऐड होता है। एडिशन वेक्टर की सेम, स्केलर की भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर को फाइंड करने के लिए, नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो भी हमारे पास नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो तो नेगेटिव कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास टू वेक्टर इक्वल करने हो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तीनों वेक्टर, यहाँ तीन वेक्टर, वहाँ टू वेक्टर, यहाँ तीन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर आ जाता है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने अपनी, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, पोजीशन वेक्टर पढ़ाई, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, a vector which locates its direction, vector which locates its with respect to origin। एक वेक्टर जो सा होता है ना, पोजीशन वेक्टर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को r से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटरमाइन किया जाता है r कंपोनेंट्स x का ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। A vector which locates its direction which indicates its position with respect, a vector which locates its vector which locate जो जाहिर करता है its position with respect to WRT origin card position vector। ऐसा वेक्टर जो अपनी पोजीशन को ओरिजिन के लिहाज से इंडिकेट करे तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास जैसे हमने ओरिजिन से, मैंने आपको बताया था ये वेक्टर की पोजीशन करनी हो x y z के लिहाज से, तीनों के लिहाज से जो वेक्टर हमारे पास, अब इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो r से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्या होती है, यूनिट का मीन क्या होता है, यूनिट वेक्टर जी, यूनिट वेक्टर यहाँ यूनिट जो होता है एक को बोलते हैं एक यूनिट भी होता है आकार एक, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट एक ही होता है, ऐसे यूनिट है, ठीक है ना, किसी भी क्वांटिटी का फिजिकल यूनिट जो होता है एक है। अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आ जाए यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड, ये आप सिर्फ फिजिक्स में, मैथ में, दोनों जगह ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called यूनिट वेक्टर। इसको डोनेट किससे किया जाता है, ये यूनिट वेक्टर है, इट इज डोनेटेड बाय यू, ये यूनिट वेक्टर यू ऐड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, इसका रिप्रेजेंट सिंबल है। इसके बाद इसका मैथमेटिकली फार्मूला, वेक्टर
ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया ना। अब जब अकेला u लिखा जाएगा ना, इसका मतलब होता है वो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है। u वेक्टर लिखा जाएगा, उसके कंपोनेंट्स वाला वेक्टर है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड को, इस तरह से बुक में अक्सर इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे लिखा होगा ना सिंपल u, इसका मतलब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है हमारे पास। ठीक है, ये वेक्टर की डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। इसको फाइंड करने का यही तरीका है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर कह देते हैं। हो गया। पेज नंबर 262 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पीछे पढ़ ली है, लेकिन यहाँ वेक्टर के लिए इस्तेमाल की कर दी जाती है। यूनिट वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक हो गया। आगे उस प्रॉपर्टीज को उन्होंने प्रूफ किया हुआ उसके कंपोनेंट्स को लेकर। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना हो, किसी भी टू पॉइंट्स का इन स्पेस के अंदर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमारे पास क्या आता है। ये एक वेक्टर ले लें जिसके इन स्पेस के अंदर हमने जिसका डिस्टेंस फाइंड करना हो। एक इसके कंपोनेंट्स यहां पर है, या सिंगल वेक्टर भी ले लेंगे, मैं रीजन के लिहाज से ले लेता हूं। ये स्पेस के अंदर है, स्पेस के अंदर तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे x y z। ठीक है, और ओरिजिन भी इसके फिर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस होगा। अब इसको p पॉइंट कह देते हैं, इसको ओरिजिन OP कहते हैं। अब OP डिस्टेंस ऑफ OP, ठीक हो गया ना। अब ये होता है हमारे पास x माइनस, ये देखिए x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला जो हम लगाते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसके डिस्टेंस का फार्मूला जो आपने प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये ओरिजिन के लिहाज से हमने इसका इन स्पेस के अंदर मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ऐसी दो पॉइंट हो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जी। उसके बाद आता है डायरेक्शन, एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ एंगल भी बनता है ना हमारे पास, तो उसकी ये हमारे पास हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमारे पास यहाँ एंगल भी बन रहा है, थीटा ले ले या अल्फा ले ले या बीटा ले ले या गामा ले ले, हमारे पास ये एंगल हो रहा है। डायरेक्शन एंगल एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम की जाती है। अब हमारे पास r पोजीशन वेक्टर होता है, हमारे पास OP xi yj एंड z के कंपोनेंट इन यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अगर एक वेक्टर p है, इसको यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं, xi yj एंड z के। i कौन सा होता है हमारे पास, i कौन सा होता है, अगर मैं OP भी कहूं तो आंसर यही आएगा OP के लिहाज से, और r इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। xi yj z, i कंपोनेंट x कंपोनेंट की डायरेक्शन को i यूनिट वेक्टर, x कंपोनेंट की डायरेक्शन को j कंपोनेंट हमारे पास y यूनिट वेक्टर को y का, और k यूनिट वेक्टर z के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है हमारे पास। ठीक हो गया ना। be a non-zero vector let alpha, beta and the gamma denote the angle formed between the r and the unit coordinate vector I j k। इसके i कंपोनेंट के दरमियान अल्फा, j कंपोनेंट के दरमियान लेट्स सपोज ये j कंपोनेंट है, इसके दरमियान बीटा, और यहाँ z कंपोनेंट है उसके दरमियान गामा वेक्टर बन रहा होता है। ठीक हो ना, तीन वेक्टर है हमारे पास। ठीक हो गया ना। उसके बाद वेक्टर i j k are respectively where अल्फा
जीरो से बड़ा है, बीटा भी जीरो से बड़ा है, गैमा भी जीरो से बड़ा है। ये तीनों के तीनों देखिए एंगल कुछ ना कुछ बना रहे हैं। अल्फा भी जीरो से बड़ा है बट लेस देन 180 से है, 180 से कम है। बीटा भी जीरो से कम है, जीरो से बड़ा है और 180 से कम है। और गैमा भी जीरो से बड़ा है बट 180 से कम है। ठीक हो गया ना। अब इसमें ये इसकी रेंज आ जाती है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, 180 तक जा सकता है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता, 180 तक जा सकता है। जीरो तक, जीरो से लेके 180 तक इसकी रेंज आ जाती है हमारे पास। ठीक हो नहीं एंगल्स की। The angle alpha beta are called the direction alpha beta angle of the vector. The number cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction of the cosine. अभी alpha beta are the direction हो जाती है और cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction of the cosine. ये alpha beta are the direction of the vector और ये हमारे पास direction of the cosine, ये तीन direction of the cosine आ जाती है वेक्टर से। वेक्टर की तीनों डायरेक्शंस आ जाती हैं। इसके बाद आया था हमारे पास रिजल्ट, एक प्रूफ है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट पेज नंबर 265, प्रूव दैट cos square alpha cos square beta plus cos square gamma equal to the 1। तो यहां मैं हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर ड्रा कर लेता हूं। ये x कंपोनेंट्स, ये y कंपोनेंट्स, ये z कंपोनेंट, x y ये कौन सा z। अब इसके दरमियान एक वेक्टर लेना होगा हमें जो तीनों से रिलेट कर रहा है, पॉइंट p है इसके x y z कंपोनेंट्स है। अब x और इस वेक्टर के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा। y और इस वेक्टर के दरमियान कौन सा है, बीटा। और ये z और इस वेक्टर के दरमियान गैमा बनेगा। और ओरिजिन से और से जो कि हमारे पास 0 0 और 0, ये हमारे पास तीनों वेक्टर का रिस्पेक्टिव जो सा है, तीनों कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों जो सी डायरेक्शन 3D के अंदर x कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स, z कंपोनेंट्स का रिलेटिव वेक्टर p है जो कि हमारे पास x y z उसके कंपोनेंट्स। ठीक है। इसके बाद आया था हमारे पास, हम इसकी पोजीशन वेक्टर मालूम कर लेते हैं, o p r। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। x2 x1 0, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। o p इसकी o से p तक इसकी डिस्टेंस मैंने मालूम कर लिया जो कि हमारे पास आ जाता है ये इसकी ये मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर आया। ठीक है। इसके बाद आया था हमारे पास हर एक जो सा एंगल है वो कौन सा किसके, वेयर। अब हम इनका यूनिट वेक्टर मालूम कर लेते हैं। अगर यूनिट वेक्टर मालूम करें, यूनिट वेक्टर है r वेक्टर है हमारे पास ओवर यूनिट वेक्टर r, अगर लूं r वेक्टर ओवर r की मैग्नीट्यूड, देखो क्या ना, r वेक्टर ओवर r की मैग्नीट्यूड। r वेक्टर क्या है हमारे पास, x y z
ओवर आर की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास, ये आर की मैग्नीट्यूड आर के ही इक्वल आ गई, आर के इक्वल आ गई हमारे पास, ठीक है। अब x ओवर तीन कंपोनेंट, x ओवर आर, y ओवर आर और z ओवर आर, इसको ब्रैकेट ये वाले लगा लेते हैं, ये r का यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। इन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर r o b हमारे पास है। अब हमारे पास अगर देखें इसकी भी, इसके साथ अगर मैं देखूं इंडिकेशन हो रही है, ये लाई कर रहा है, प्रोजेक्शन हो रही है, इस वेक्टर की x एक्सिस में प्रोजेक्शन हो रही है, y एक्सिस में प्रोजेक्शन हो रही है और z एक्सिस पे भी इसकी कोई ना कोई प्रोजेक्शन हो रही होगी, ठीक हो गया। प्रोजेक्शन होने की वजह से इन सब की, अब देखिए इसका एंगल बन रहा होगा, एंगल बनेगा इसका, इसके रिस्पेक्टिव बनाएंगे cos अल्फा लूंगा मैं, cos अल्फा, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस होगा, ठीक हो गया ना। क्या आएगा हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास ये होगी और ये हमारे पास इसकी r पोजीशन वेक्टर ये होता है, cos अल्फा is equal to the base over x over r cos beta y over r और cos gamma z over r, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इन सबको टेकिंग स्क्वायर लेके ऐड कर देना है इन सबका, बाय टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग, प्रूव करने के लिए। टेकिंग स्क्वायर कर लेना और एडिंग कर लेनी, cos अल्फा का स्क्वायर, cos बीटा का स्क्वायर, cos gamma का स्क्वायर इज इक्वल टू द x ओवर r का स्क्वायर प्लस y ओवर r का स्क्वायर प्लस z ओवर r का स्क्वायर, इनको ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, z ओवर r स्क्वायर, इनका एलसीएम लो, r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आप देखें इनका स्क्वायर ले लूं यहां मैं, r का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ऐसी है। अब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर के इक्वल, कटिंग होगी किसके बराबर आ गया, रूट हो गया, तो नहीं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट रूल है ये हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास जो सी ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, cos अल्फा x ओवर r, cos बीटा y ओवर r, cos गामा z ओवर r के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं इसको, इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं, इस फिल्म को लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। तो नहीं यहाँ पर वेक्टर, इन वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन है हमारे पास कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन वैल्यू हमने फाइंड करनी, इफ लेट ये u इज इक्वल टू द, नीचे वो लगाता है मैं ऊपर ही लगा लेता हूं, 3i प्लस 2j, आपने ऐसे ही लिखना है, माइनस 5k, यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू द i
unit vector, 5 j unit vector minus k unit vector, and w vector is equal to the minus 4I minus j plus 7k. Find फर्स्ट पार्ट है हमारे पास u प्लस 2v प्लस w, ये हमने फाइंड आउट करना। सोल्यूशन, अब आपने पहले लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू लिख देनी, u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू द 3 u की वैल्यू लिखनी 3i प्लस 2j माइनस 5k यूनिट वेक्टर ब्रैकेट प्लस 2v की वैल्यू लिखनी i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर प्लस w की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस 4i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर। आपने ये जो सैंपल मैं डाल रहा हूँ आपने भी ये डालने, इनके नहीं तो उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट कर लेने क्योंकि ये वेक्टर ही नहीं शो करेगा आपका। अब हमने इनको ओपन कर लेना है 3i यूनिट वेक्टर 2j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक कंपोनेंट के अंदर, स्केलर कंपोनेंट्स का वेक्टर कंपोनेंट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हर एक के साथ। ये प्रॉपर्टी पहले हमने पढ़ी 2i 5 to 5 are 10j minus 2k minus 4i I minus j प्लस 7k। अब देखिए यहां हमारे पास i 3 प्लस 2, i ने i के साथ सॉल्व करना है माइनस 4, 3 प्लस 2 माइनस 4, i यूनिट वेक्टर अकेला आ गया। अब हमारे पास j वाले 2j माइनस 10j माइनस से माइनस माने पहले माइनस 11 प्लस 2 माइनस 9, ठीक है, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 2 माइनस 9j। अब हमारे पास k वाले रहेंगे, k ये अभी पहले माइनस वाले 5k 2k 7k माइनस 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 प्लस 7 0k प्लस 0k यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये हमारे पास इसका आ गया, बस उसमें इतना ही सॉल्व करने का काम। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, v माइनस v माइनस 3w v माइनस 3w 3i जी v से लिखे i माइनस 5j माइनस k माइनस 3 w की वैल्यू माइनस 4i माइनस j प्लस 7 k i माइनस 5j माइनस k माइनस माइनस 12i
minus 1 plus 3j, 3 7 are minus 21। अब हमारे पास आए 1 और 12, 13 आए, minus 5 plus 3 minus 2j, minus 21 minus 1 minus 22 हमारे पास हो गया। इसके बाद है थर्ड पार्ट हमारे पास 3v plus w, 3v plus w का भी मैग्नीट्यूड, 3v plus w का भी मैग्नीट्यूड पहले ले लें आप 3v plus w, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड बाद में लेंगे 3v, 3 के साथ v वाली वैल्यू i minus 5j minus k plus w है minus i minus j plus 7 k। अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 3 into i 3i, 3 5 are 15j minus 3k minus 4i minus j plus 7k। अब इनको सॉल्व करें, 3 minus 4 minus i minus 15 minus 1 minus 16j minus 3 minus 3 plus 7 प्लस का 4k। अब हमने लेना है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के अंदर i कंपोनेंट यानी x, i हमारे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, x कंपोनेंट इसकी वैल्यू क्या है, कितने i कंपोनेंट है ये, i यूनिट वेक्टर कितने हैं 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 16 का प्लस 4 का 1 16 का स्क्वायर लें, टू 56 प्लस 16 प्लस 1 243 256 गलत था वो 50 अकेला 26 इसलिए 273 अंडर रूट में ये आंसर आ गया। हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, राइट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कोसाइन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कोस अल्फा किसके बराबर है, x ओवर r एंड y ओवर कोस अल्फा कोस बीटा और गैमा, ठीक हो गया ना। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हमारे पास है सभी वेक्टर के नीचे, वेक्टर के कंपोनेंट्स के नीचे r की डिवीजन होगी। r क्या होता है हमारे पास, वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी उसने यही कह दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, फाइंड डायरेक्शन एंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइंड magnitude and direction of cosine।
मैग्नीट्यूड हमारे पास वेक्टर क्या है, v वेक्टर है हमारे पास 3i, फर्स्ट है v वेक्टर 3i -2j प्लस 6k। अब हमने पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर, v वेक्टर है, वेक्टर v और उसकी मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 4 36 49 7 9। अब अलग अलग डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये हमारे पास किसके बराबर है, इसको r कहते हैं ना, r कहते हैं पोजीशन वेक्टर r, x ओवर r, y ओवर और z ओवर। अगर हम लिखते हैं इसको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, में पूरी की पूरी लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, x क्या है ये 3/7 -2 और 6 अलग अलग भी लिख लें इसको, x को मतलब cos अल्फा की है, cos बीटा की, cos गामा की, ऑलरेडी पता चल जाएगा क्योंकि x की है y की z की। मैं पीछे देख लो तो उसने आंसर में अलग अलग क्या है, यहाँ इकट्ठी इसकी लिखी हुई है, देख उसने किसी तरह लिखी हुई है मिलाकर इकट्ठी, ठीक हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मैंने कह दी, और इसमें आपने इसी तरह ब्रैकेट की शक्ल में ही लिखनी है, हम ब्रैकेट अलग अलग डोनेट की, हम अलग अलग डोनेट कर लेंगे इसको इसी तरह से। ये डायरेक्शन को साइन हो गया, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया। सेकंड पार्ट v ही वेक्टर है हमारे पास, सेकंड पार्ट है वेक्टर v ही लिया उसने, वैल्यू चेंज कर दिया -4 4 2 -4i 4j और 2k। अब हमने सबसे पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर उसका 16 16 और 36 6, ये क्या आ गई हमारे पास r, ठीक है ना। अब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कटिंग भी हो रही हो तो करनी है हमने, -4/6 4/6 2/6, अब कटिंग कर लेनी है हमने 2/3 2/3 1/3, आंसर क्या आया -2/3 2/3 1/3, आंसर आ गया। तो कटिंग हो रही थी, हमने कटिंग करके आंसर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट, -6 + 8 -6i + 8j। अब ये यहाँ क्या हुआ हमारे पास, -6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर और थर्ड डायमेंशन इसकी 0 है, 0 का स्क्वायर, थ्री डायमेंशन में 36 64 110 -6/10 और 8/10, कटिंग 2 3 2 5
2 4 to 5 माइनस 3 बाय 5 और 4 बाय 5 अगर थर्ड भी मल्टीप्लाई करनी हो तो वो 0 बाय 10 0 होता है। तो नंबर 3 डायमेंशन में कोसाइन का थर्ड एंगल 0 वन का थर्ड कोसाइन डायरेक्शन इसकी लोकेशन काफी है। नेक्स्ट हम कल 3 से स्टार्ट